पे काम करना चाहिए। तो ये 3-4 मुद्दे हैं जो हम लोगों को जमीन पे दिख रही थी। और हिमांशु जी, आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त भी इंडिया शाइनिंग हुआ था, बीजेपी फील गुड में थी, सरकार फील गुड में थी। उसके बाद सरकार चली गई। सरकार जाने का कारण क्या था? सबको फील गुड था। यहां पर नरेंद्र मोदी और वर्तमान की बीजेपी किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी मंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री और किसी भी केंद्रीय मंत्री को फील गुड करने ही नहीं देती है। यानी कि आप तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, गुजरात के हर गतिविधियों से वाकिफ है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली को, उनके काम करने के तरीके को आप सालों से जानते रहे हैं। किसी भी केंद्रीय मंत्री को फुर्सत में नहीं बैठने दिया जा रहा। उनके सारे कार्यक्रम केंद्रीय कार्यालय से लगाए जा रहे हैं। यही स्थिति राज्यों की है। राज्यों में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर पदाधिकारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के कार्यक्रम भेजे जाते हैं कि आपको किस मंडल में जाना है, किस जोन में जाना है, कितने कार्यकर्ताओं से मिलने हैं, कितनी सभाएं करनी है, सभा करने के बाद आपको कितनी बैठकें करनी है, बैठक करने के बाद जो चुनाव में कार्यकर्ता लगे हैं उन कार्यकर्ताओं को आपको समझाना है और इसके साथ साथ आपको मॉनिटरिंग भी करनी है। और अगर आप सरकार के पद पर हैं, आप केंद्र में मंत्री हैं, आप राज्य में मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो भी आपको करना है। पन्ना प्रमुख छोटी सी इकाई है। अरे उसके पन्ने में जो कार्यकर्ता हैं उसका वो 5 साल तक कनेक्ट रखता है। वो उनको हाथ पकड़कर पोलिंग बूथ तक तो लेकर जाता है। इसके अलावा 5 साल तक अगर आपको पटवारी को परेशानी है, आपको पुलिस वाले से परेशानी है, आपको राजस्व का कोई काम है, आपको जिले में कोई तकलीफ है, आप भ्रष्टाचार से परेशान है, तो वो व्यक्ति सीधे पन्ना प्रमुख से बात करता है और वो कहता है कि साहब हमने तुमको वोट दिया था। और वो पन्ना प्रमुख लेकर जाता है, उसकी समस्या का निदान करता है, व्यक्तिगत कनेक्ट बनाता है और भरोसा जताता है और गारंटी देता है कि मैं हूं तुम्हारे साथ। कांग्रेस में है ही नहीं है, इस तरह का संगठन नहीं है। कांग्रेस माहौल तो बना रही है, माहौल बनाती भी है, लेकिन बूथ पर जाकर चुनाव हार जाती है क्योंकि बूथ का संगठन है ही नहीं है। कोई सुनने वाला है नहीं है, कोई समझने वाला है नहीं है, संसाधनों की कमी है अलग से, ये तमाम सारी चीजें। मनोज जी, मैं एक चीज छोटी सी कहना चाहूंगा, एक ही वाक्य में। दूसरी एक बात जो है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा की, कहीं ना कहीं भारत का आम आदमी ज्यादातर अब ये महसूस कर रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत मायने रखती है और हम इस राज्य के अंदर सुरक्षित है। ये भारत की 85% प्रजा जब समझती है, प्रतीत करती है, अनुभूति करती है इसे, तब फिर उनके सामने और किसी का कुछ नहीं चलता। और ये चीज हो रही है, मुझे ये दिखता है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी का एक चेहरा, एक बाजू है, दूसरी तरफ कोई चेहरा ही नहीं है। तो निर्विवाद, निर्विकल्प तौर से ये चुनाव वो जीत जाते ऐसा दिख रहा है और हमारे ओपिनियन पोल में भी यही दिख रहा है। मिश्रा जी, एक सवाल मेरा जरूर है। देखिए, 400 पार का नारा आपने दिया है, 400 नहीं 350, 350 नहीं 300, लेकिन एक सवाल जरूर उठ रहा है और ये आपके पार्टी के नेता भी उठा रहे हैं, कार्यकर्ता भी उठा रहे हैं कि जब इतने कॉन्फिडेंट हैं, जब इतने आत्मविश्वास से लबरेज हैं, तो आप दूसरी राजनीतिक पार्टियों के उन चेहरों को अपने साथ क्यों मिला रहे हैं, क्यों ले रहे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं? ये बीजेपी की छवि खराब करता है। जी देखिए, अब बार बार हम लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी भी हर एक मंच पे आपने देखा होगा जो कि भ्रष्टाचार के ऊपर में प्रहार, जो तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये तो पीछे आपने ट्रेलर देखा है, अभी तो फिल्म मतलब देखना अभी बाकी ही है। मेरा एक ही चीज कहना है, जो कि मैं किसी भी विपक्षी दल के ऐसे प्रश्न के ऊपर में मैं एक चीज का मात्र कहना चाहता हूं, जो कि कोई भी जांच एजेंसी, जरूरी नहीं जो कि ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स ही डिपार्टमेंट है, कोई लोकल एजेंसी भी उसके ऊपर में जांच कर रही हो, किसी का कोई फाइल बंद नहीं हुआ है। जिसके जो केस हैं वो अभी भी चल रहे हैं। मनोज जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भी केस है वो बंद नहीं हुए हैं। तो आपने लेके लिया फिर? अगर केस तो अरविंद केजरीवाल पर भी चल रहा है, केस तो मनीष सिसोदिया पर भी चल रहा है, तो आप कहते हैं कि ये करप्ट है, ये भ्रष्टाचारी, इन्होंने घोटाला किया है, लेकिन कोर्ट नहीं मानता जब तक कि उन्हें आरोप सिद्ध न कर दिया जाए। निश्चित बात है, मैं कहां मना करूं। जो भी सब जो भी मामले, जो भी कोर्ट के अंदर में, न्यायालय के अंदर में हमने आरोप लगाया, हमने एक माहौल उनके लिए बनाया, कोर्ट के अंदर में सुनवाई शुरू हुई। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कोर्ट जब भी दोषी करेगा,
कोई दिक्कत नहीं है। तो कोर्ट हमारा हमारा न्यायालय बिल्कुल अभी जिंदा है और इस देश के अंदर में बिल्कुल बहुत ही प्रखर तरीके से न्यायालय काम कर रहा है। आपने कहा उसको पार्टी में शामिल क्यों कर लिया? मुझे लगता है देश के नागरिक वो भी है, तो मुझे लगता है जो कि अगर हमारी विचारधारा से कोई किसी का मेल खाता है तो वो पार्टी के अंदर में उनका स्वागत है। लेकिन एक चीज और कहना चाहता हूं, अगर आरोप है तो सीधा आप निश्चित तौर पर केस चल रहा है, सबजुडिस मामले हैं, न्यायालय के अंदर में है, न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसके बाद देखेंगे कि पार्टी किस तरह से इसके ऊपर में रिएक्ट करती है। मनोज जी, मैं बिल्कुल यहां पर ये भी कहना चाहता हूं, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, चाहे आप देखेंगे किसी भी अन्य मुद्दे के ऊपर में जनता के जो बुनियादी बातें हैं उनको लेकर के हम बहुत ही संवेदनशील हैं और जनता के जो भी मुद्दे हैं उसके ऊपर में हम काम भी कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में इसके ऊपर में देखेंगे आप बहुत ही काम हो, चाहे महंगाई हो, रोजगार हो या किसी अन्य विषय के ऊपर में, इसके ऊपर में और ज्यादा तरीके से काम होगा और बेहतर तरीके से काम होगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये चुनाव जीतने के बाद बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बड़ा काम करने वाली है। मैं मयंक सिंह के पास आऊंगा, उसके पहले हिमांशु भट्ट साहब के पास एक बड़ा सवाल लेकर आ रहा हूं। भट्ट साहब, आप गुजरात में रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार के कामकाज को, तरीकों को बहुत अच्छे से जानते हैं। एक सवाल मेरे जहन में, और आज की तारीख और आज का समय यह दर्शक नोट कर लें, राजनीतिक पंडित भी नोट कर लें। हिमांशु जी, एक सवाल, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा हो गया है और तमाम विपक्षी पार्टियों ने यह मुद्दा उठाया है कि साहब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आकर हर कोई साफ हो जाता है। जहां जहां बीजेपी शासित राज्यों की सरकार है वहां पर केंद्रीय एजेंसियां नहीं पहुंचती हैं। क्या 2024 परिणाम आने के बाद बीजेपी शासित राज्य में या भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं, क्या उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होने वाली है? ये बड़ा सवाल, इसका जवाब का मैं आपसे चाहता हूं। जहां तक मेरा समझना है, कार्रवाई तो कोई भी भ्रष्टाचारी के ऊपर होगी अगले 5 साल में। और आप याद करें, नरेंद्र भाई ने बहुत स्पष्ट रूप से बोल दिया है पहले, बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं 3.0 पे। ये बात को हमें भूल नहीं जाना चाहिए। और जब उन्होंने एजेंसी के अधिकारियों को संबोधते हुए अभी थोड़े दिन पहले ही बताया कि अब आप मजे कर लीजिए, 4 जून के बाद ऑन द स्पॉट काम आने वाला है। 4 जून के बाद, क्योंकि मैं हिमांशु जी ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास विश्वस्त सूत्रों से खबर लगी है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े लोग, कुछ बड़े नेता, कुछ बड़े मंत्री, चाहे वो केंद्र के हो राज्यों को, जिनका हाथ भ्रष्टाचार में है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संकेत देने वाले हैं कि अगर हमारी पार्टी का कोई नेता भ्रष्टाचार में शामिल है तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। देखिए, महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी में स्प्लिट हुआ। अजीत पवार के साथ में एक केंद्रीय प्रधान भी गए, प्रफुल्ल पटेल जी। प्रफुल्ल पटेल जी की मुंबई के अंदर एक 9 मंजिला बिल्डिंग है और वो 9 मंजिला बिल्डिंग में आज वो संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली और उसके अंदर आज मुंबई में ईडी का दफ्तर चल रहा है 4 माले के अंदर। उसी पर से आपको समझ में आएगा कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये जिसको कहते हैं ना कि प्रायोरिटीज गो फर्स्ट। अब लोग कहेंगे, केजरीवाल, आप आम आदमी पार्टी वाले कहेंगे कि हमारे ऊपर ही पहले क्यों आए, मगर आपने किया है ऐसा, आपने उकसाने का प्रयत्न किया ईडी को। आप 9 समझ तक गए नहीं। आज लोग हेमंत सोरेन की बात क्यों नहीं कर रहे लोग? क्या वो कम कसूरवार है? और केजरीवाल की ही बात कर रहे हैं। मैं एक मयंक सिंह मेरे साथ मौजूद है। मयंक, उत्तर प्रदेश का देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। आपने जब वहां पर सर्वे किया, क्योंकि कुछ राजनीतिक पंडित, कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है उत्तर प्रदेश में इस बार सीटें पाना जितनी पिछली बार मिल गई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों को लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीत नहीं पाएगी। और सीटों के बारे में भी लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद क्या ऐसी वाकई स्थिति है या जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है? नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद जो हम लोगों को ज़मीन पे दिखा, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया जो रहा वो अवध है।
अयोध्या के चलते अवध में काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस हम लोगों को दिखा, और इसके अलावा बाकी जो और अलग अलग प्रांत हैं, जैसे बुंदेलखंड हो गया, अपना पूर्वांचल हो गया, यहाँ पे हम लोगों को लगा कि ये फैक्टर इन ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लेट पे शुरुआत किया था। मार्च के महीने में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश कवर किया था, तो तब तक फैक्टर इन हो चुका था। लोग इस चीज़ से तो संतुष्ट थे कि राम मंदिर बन चुका है, बट ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो भी झुकाव है और जितने सारे मैंडेट हम लोगों को दिख रहे थे ग्राउंड पे, वो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के लिए है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्रवाई जो योगी जी ने की, योगी जी एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं। योगी जी एक बहुत बड़े ब्रांड बन के हम लोगों को दिखे, ऑन ग्राउंड जो उभरते हुए एक फैक्टर हम लोगों को दिखाई दिया। अयोध्या एक फैक्टर दिखाई दिया, ब्रांड मोदी एक फैक्टर दिखाई पश्चिमी दिया। उत्तर प्रदेश क्या कहता है? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम तरह की चर्चा चल रही है। हाल ही में बीजेपी ने गठबंधन भी किया है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वो क्या कहता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश गठबंधन से पहले, इसके बाद हम लोगों को समझ में आया जब हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि क्यों इतना महत्वपूर्ण था भाजपा के लिए ये गठबंधन, क्योंकि ये गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो उनको 2 सीट दे रहा है, इसके साथ साथ 3 और सीट पे इन लोगों की भरपूर सहायता भी कर रहा है। तो ये एक काफ़ी अहम सुराग मिला इन्हें कि जब समाजवादी पार्टी से इन लोगों ने उनके घटक दल को अपने घटक दल में शामिल कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को फायदा दिखता बीजेपी देश की राजधानी दिल्ली के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जो माहौल बना है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब दिल्ली में 7 सीटें, 7 में से 3 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को चली जाएंगी, बाकी की 4 बीजेपी को चली जाएंगी। लेकिन आपने अपने ओपिनियन पोल में जो कहा है, जमीन पर जाकर लोगों से मिलकर जो कहा है कि 6 बीजेपी के पास रहेंगी, 1 सीट कोई जा सकती है, वो कौन सी? जी, जो हम लोगों ने पहले भी मैंने कहा सर्वे के दौरान अभी कि दिल्ली में जब हम लोगों ने सर्वे किया था वो तकरीबन 26 जनवरी के आसपास किया था। तब तक ये केजरीवाल का अरेस्ट वाला मामला नहीं निकल के आया था। केजरीवाल अरेस्ट के बाद फिर हम लोगों ने एक क्विक सैंपल सर्वे करवाया, जिसको हम लोग ने काफ़ी सारे ये 5 और 2 7 के साथ लोकसभा क्षेत्र में जो हम लोगों ने सर्वे करवाया, उसमें हम लोगों को 1 सीट जो है वो अभी भी दिख रहा है, जो आम आदमी पार्टी के पास जा रहा है। कौन सी सीट है वो? ईस्ट दिल्ली की सीट है वो। और एक चांदनी चौक की सीट थी जो काफ़ी न्यूज़ में भी रही और काफ़ी लोगों के बीच काफ़ी वो फेमस भी सीट है। वहाँ पे भी एक बहुत इसको कांटे की टक्कर कहते हैं, वो वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन जितने अच्छे से भंजा सकती थी और जितना अच्छा नैरेटिव सेट कर सकती थी आम आदमी पार्टी और आईएनसी कांग्रेस, वो हम लोगों को दिल्ली में नहीं दिख रहा है। नहीं, और बेचारे इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? सब कुछ तो कर लिया, उनके जो बड़े नेता वही अंदर चले गए, कोशिश कर रहे हैं जिससे जितनी कर सकते हैं। देखिए बार के मिश्रा साहब भी मुस्कुरा रहे हैं बड़े अंदाज में। एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बिहार को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि चर्चा तो चले गए बीजेपी के साथ, और उन्होंने जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी दे रहे हैं, लोगों को गारंटी दे रहे हैं खुद की, वैसे ही नीतीश कुमार ने इस बार गारंटी दी है मोदी जी को कि अब हम नहीं जाएंगे, अब हम आप ही के साथ रहेंगे। हालांकि तेजस्वी कह रहे हैं कि साहब गारंटी लेके दिखाएं इनके बारे में कि ये नहीं जाएंगे। तो बिहार क्या कहता है इस बार? वापस जिस तरीके से नीतीश कुमार गए बीजेपी के पास, बीजेपी को जरूरत भी थी, क्या इस बार लालू प्रसाद यादव की पार्टी को, तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को क्या फायदा हो पाएगा, या वही समीकरण रहेगा जो पिछली बार था? 2-3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। बिहार में जैसा कि आपने कहा, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे। रीजन ये है, नहीं वो भरोसा नहीं ले सकते, उनकी गारंटी नहीं ले सकता कोई भी। हाँ। तो जमीन पे हम लोगों को ये दिखा कि ये नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं ये आखिरी कार्यकाल है। उनकी जो वोट शेयर है वो खिसकती हुई दिख रही है, और उनकी वोट शेयर आश्चर्यजनक रूप से आरजेडी के पास जा रही है। जो उनके वोट बैंक हैं वो हम लोगों को आरजेडी में दिखाई देते हैं। आप देखेंगे हमारे सर्वे के दौरान जो कई सीट्स हैं, जहानाबाद हुआ, नवादा हुआ, सीवान हुआ, जहाँ जहाँ कांटे की टक्कर हो रही है, वहाँ हर जगह सेंधमारी आरजेडी कर रही है जेडीयू की सीट में। तो जेडीयू सबसे ज़्यादा नुकसान में रहेगा बिहार में, सबसे ज़्यादा फायदा आरजेडी को हो रहा है बिहार में, वोट शेयर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। इसी को अगर हम लोग सीट पे कन्वर्ट करें तो सीमांचल में तारिक अनवर काफ़ी वापस से चमका सकते हैं आईएनसी मतलब कांग्रेस को, जो कटिहार जीतते हुए हम लोगों को दिख रहे हैं। किशनगंज फिर वापस से जा सकता है कांग्रेस के पास, और ऐसे 3-4 सीट्स को अगर देख लें तो कहीं ना कहीं
5 की 5 सीट्स पे मतलब स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा निकालने वाली जो पार्टी हम लोगों को दिखी ग्राउंड पे वो लोजपा है, चिराग नहीं, वो पासवान के साथ। आपने लोजपा को दे दिया है, लेकिन सबसे बड़ा जैसे चाचा भतीजे का खेल उधर चल रहा है, चाचा भतीजे का खेल इधर भी चल रहा है, यानी कि जो एलजेपी रामविलास है जिसमें चिराग पासवान प्रमुख हैं, वो 5 सीट पे जीत रहे हैं। मतलब वहां भी चाचा कुछ कर नहीं पा रहे, यहाँ तो चाचा खेल कर गए, वहां चाचा कुछ नहीं कर पा रहे पशुपति पारस। नहीं, वहाँ चाचा पे भतीजा हम लोगों को हावी होते हुए दिख रहे हैं। यही कारण है कि आप देखेंगे समस्तीपुर की सीट जो सबसे ज़्यादा आलोचना वहाँ के जो उनके कार्यकर्ता हैं लोजपा के, उन लोगों को नहीं समझ में आया कि जब समस्तीपुर का सीट इन लोगों ने इनको दे दिया, श्याम भवी जी को दे दिया, जो उनके ना पार्टी में थी ना उनकी कार्यकर्ता थी, तो वहाँ के उनके कार्यकर्ता काफ़ी रुष्ट हैं, जो काफ़ी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। ये फैक्टर नहीं है कि उनके चाचा उनसे ज़्यादा दुखी हैं, दुखी उनके खुद के कार्यकर्ता, उनके खुद के कैडेट दुखी हैं समस्तीपुर सीट को लेके, जो ज़मीन पे दिख रहा है अब। और इसका कहीं ना कहीं हम लोगों को कांटे की टक्कर समस्तीपुर में दिख सकती है, जो पहले के सर्वे में हम लोगों ने बिल्कुल एक तरफा दिया था लोजपा को। बहरहाल 5 की 5 सीट हम लोगों को लोजपा के पक्ष में ही जाती हुई दिख रही है। आप कह रहे हैं कि वहां पर आरजेडी बहुत मजबूत हो रही है जेडीयू के मुकाबले, बावजूद आप 3 सीट दे रहे हैं उनको। जी, वोट शेयर पे बहुत ज़्यादा मुनाफा हम लोगों को दिख रहा है, वो लेकिन वो सीट पे चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। अच्छा, वो सीट पे चेंज होता नहीं दिख रहा जी। है। मिश्रा जी, मतलब ये कह सकते हैं कि खुश होने के लिए ख्याल अच्छा है। मतलब 308 सीटों पर हमने ओपिनियन पोल कराया है, 308 में से 249 आपको मिल गई, बाकी की सीटों पर भी खेला कर ही देंगे आप। मनोज जी देखिए, यहाँ पर देश का जो मूड है वो अपने आप एक नजर आ रहा है। आपने तो बिल्कुल, आपने बहुत मेहनत की है, आपने जो सर्वे किया है, मैं तो कम से कम उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के ऐसे सर्वे के ऊपर मैं आपके साथ में बैठ चुका हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल मुझे पता है। दूसरी बात, आपने जो ये ओपिनियन पोल किया है, मुझे लगता है जो कि काफी आपने मेहनत की है, लेकिन देश का जो माहौल है, आप देखेंगे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को बिल्कुल कनेक्ट करते हैं। मनोज जी, मैं 10 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। तो उसमें क्या है, तो जो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात, जैसे हमारे पहले वक्तव्य में मैं इस चीज को शायद छोड़ दिया होगा, मैं एक लाइन जरूर जोड़ना चाहता हूं। जिस तरह से सनातन धर्म को नष्ट करने की बात, रामचरितमानस के प्रतियों को फाड़ करके जलाने की बात जब किया जाता है, उनको कीड़े मकोड़े से तुलना की जाती है, तो कम से कम जनता के उन दिल को ठेस पहुंचाते हैं जो बिल्कुल जो धर्म के साथ इतने संवेदनशील होते हैं। हम लोग किसी न किसी धर्म से बिल्कुल जुड़े हुए हैं और ऐसी संवेदनशीलता जनता को पसंद नहीं। कांग्रेस ये समझ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं तुष्टीकरण की किस तरह की उनको एक बुखार। खैर, कांग्रेस तो मुद्दे समझ ही नहीं पा रही है। मयंक भाई, एक चीज बता दीजिए, कौन कौन से राज्य हैं जिनका सर्वे नहीं हो पाया है? दक्षिण के कौन से राज्य, उत्तर के कौन से राज्य? उसके बाद एक छोटा सा रिएक्शन हिमांशु जी से लूंगा। दक्षिण में केरल है, तमिलनाडु है, जिनका सर्वे ऑलरेडी हो चुका है, जो हम लोग कल फिर वापस लेके आ रहे हैं सारा डेटा पॉइंट। तो सर्वे सारा हो चुका है, डेटा सेग्रीगेशन चल रहा है। तो ये इसमें जो तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, अंडमान एंड निकोबार आज हो चुका हमारा, लक्षद्वीप बचा। इन सब जगहों पे हम लोग कल लेके आ रहे हैं। बाकी की और कोई ऐसे हिंदी भाषी राज्य नहीं है जो छूट गए हैं? हिंदी बेल्ट तो हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। यानी कि हिमांशु जी, बस वही मैं पूछना चाहता था, गुजरात और महाराष्ट्र जहां से बड़ी ऑक्सीजन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, क्योंकि 249 अगर इसमें गुजरात और महाराष्ट्र जोड़ दिया जाए तो करीब करीब ये मान लिया जाए कि 350 के आसपास, 380 के आसपास, 280 के आसपास, 285 के आसपास हो जाते हैं, 290 भी हो सकते हैं। यानी कि ये मान लिया जाए अब की बार फिर मोदी सरकार, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आप क्या कहते हैं? आपके कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, आप महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं और गुजरात की 26 सीटें हैं। गुजरात की 26 में से तो 26 आएगी, ज्यादा करके एक आध इधर उधर हो सकती है जहां कांटे की टक्कर होगी, और पता नहीं एक आध चली जाए, वो हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी उस वक्त जब वोटिंग हो 7 मई को, 13 मई को, तो तब क्या रहती है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगी। तो 25 सीट वहां पर और 48 में से तकरीबन 38 से 40 सीट एनडीए गठबंधन में महाराष्ट्र के अंदर मैं देखता हूं। तो ऐसे मामलों में हम देखें तो 249 के अंदर अगर हम 60-66 को और मिला दे तो अब की बार मोदी सरकार तो होने वाला है। मगर मुझे दिलचस्पी वहां पर है कि ओपिनियन पोल जो जमीनी तौर पर जो किया गया है, और जो मेरे पास जो रिपोर्ट्स है हमारे पास दक्षिण के राज्यों की, तेलंगाना है,
उसके साथ में तमिलनाडु है और कर्नाटक केरल भी है। कर्नाटक तो बराबर है कि कर्नाटक तो 28 में से 26 आई थी पिछले बार, और ये घट घट के 22 होगी ज्यादा से ज्यादा, सही उससे कह ज्यादा कुछ नहीं होगी, कम होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना मिलके और 10-15 सीट दे पाएंगे या नहीं? ये बड़ा सवाल है। उसके बाद उसके दक्षिण का ऊपर- संकेत साफ होगा। कुल मिलाकर ओपिनियन पोल हमने दिखाया, रिसेंट ओपिनियन पोल आपको दिखाया, और उस ओपिनियन के पोल के जरिए हमने ये बताने की कोशिश की 308 सीट, 308 में से 249 एनडीए को, 28 इंडिया गठबंधन को और 31 सीट अन्य विपक्षी पार्टियों को मिल रही है। एक संकेत, और इस संकेत के जरिए हम आगे बढ़ेंगे, तमाम तस्वीरों को चुनाव की अब दिखाते रहेंगे, सभाओं को दिखाते रहेंगे और भी संकेत आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हिमांशु जी का, शुक्रिया मिश्रा जी का, और हम शुक्रिया करेंगे मयंक भाई का भी, जिन्होंने ओपिनियन पोल किया। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।